हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रेजेंट नॉलेज फील्ड्स। तो आइए आज एक नया चैप्टर को लेकर आते हैं फिजिक्स का, जो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य क्षमता और ऊर्जा। ये उसका लेक्चर नंबर 1 है। और जल्दी से जल्दी हमारे नॉलेज फील्ड को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। जल्दी से पर कॉपी पेन लीजिए, फटाफट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। आइए अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये हमारा पहला टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी का। इसका पहला टॉपिक है वर्क यानी कि कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, देन द वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। ये डेफिनेशन कहना चाहते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कार्य करेंगे, यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप एक बल लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। और जब आप बल लगाएंगे तो बल की दिशा में क्या काम करेगा, विस्थापन करेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करेगा। उसी को हम कार्य कहते हैं। डेफिनेशन में ये बात कहते हैं, जब आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो तो हम क्या देखते हैं, जब वो मूव्स करती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स की जगह पे होती है। मतलब कि जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो वो उसी की डायरेक्शन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट करेगा, यानी कि विस्थापन करेगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो जहां मैंने फोर्स लगाया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे की हुआ ना, तो ये हमारा, यही हमारी चीज के कहलाती है कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला भी कुछ इसी प्रकार होता है। जैसे कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस। तो ये वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्लियर, सिंपल डेफिनेशन है। और हमने फॉर्मूला भी देख लिया कि जब भी आपको कार्य निकालने के लिए पूछेगा, आप इस फॉर्मूले से निकाल दीजिए। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देगा, फोर्स देगा और उस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट देगा, वो जहां पे भी होगा। ठीक है ना, या गिवन देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्क के हमारे कुछ पॉइंट है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो हमारा कार्य है वो एक अदिश राशि है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि वर्क की हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग। जूल, जैसे कि हमारा न्यूटन, हमारा फोर्स किस में निकलता था, न्यूटन में, ऐसे हमारा वर्क किस में निकलेगा, जूल में। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग। आइए देखिए हमारा वर्क के कुछ थोड़ा सा पॉइंट है, उसको भी मैथमेटिकल टर्म में समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जामिनर हमसे पूछने लग गया कि एक जूल के अंदर, वस्तु के अंदर कितना फोर्स लगा होगा, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर अप होगा, यानी कि जो हमारी वस्तु होगी उसके अंदर कितना हमने बल लगा होगा और उसने कितना विस्थापन कवर अप करा होगा एक जूल के अंदर। समझ लेते हैं। तो एक जूल यानी कि जूल क्या होती है हमारी, वर्क मल्टीप्लाई बाय एफएस। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है ना। तो एक जूल बराबर किसके हो जाएगा, एक न्यूटन का ही उसने फिर बल लगाया होगा और एक न्यूटन का ही उसने क्या काम करा होगा, डिस्प्लेसमेंट को भी कवर अप करा होगा। तो मैं मान सकता हूं एक मीटर का ही। तो एक जूल बराबर किसके हो जाएगा, न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर के। तो आप बता सकते हो कि उसने एक न्यूटन का उसके अंदर बल लगा होगा और एक मीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट को कवर अप करा होगा। मान लीजिए अब वो पूछने लग जाए और हमसे, और इसके अंदर और जानने लग जाए कि जो आपने, जिस वस्तु के अंदर आपने फोर्स लगाया उसका मास कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है। तो हम जानते हैं न्यूटन किसकी इकाई होती है, फोर्स की। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि एक न्यूटन फोर्स के अंदर जो वस्तु का मास होगा वो क्या होगा, 1 kg का। और उसने 1 मीटर पर सेकंड का ही क्या लगाया होगा, उसने एक्सेलरेशन लगाया होगा। तो 1 न्यूटन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर के। तो मैं न्यूटन की जगह पे इस वैल्यू को लिख सकता हूँ कि 1 जूल बराबर किसके हो जाएगा, केजी मीटर माइनस स्क्वायर। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय ये वाला मीटर ऐसे का ऐसे आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 जूल बराबर किसके हो जाएगा, मीटर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीटर 2 है तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 2, सेकेंड का -2। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारे 1 जूल के अंदर जो वस्तु का द्रव्यमान होगा वो इतना होगा। अब इसे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, कैसे, इसे सीजीएस में समझ लेते हैं। अब हमारा जूल क्या होता है, अर्क। तो एक अर्क, इसे सीजीएस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा जूल का क्या हो जाएगा, अर्क। केजी क्या हो जाएगा, ग्राम। मीटर का सेंटीमीटर, स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज, सेकंड का, सेकंड तो सेकंड ही रहता है सीजीएस में भी और एसआई मात्रक में भी। ठीक है, तो एक अर्क के अंदर इतनी वैल्यू होती है। अब हम पूछने लगे कि 1 जूल में कितने अर्क होते हैं। 1 जूल के अंदर
कितने अर्ग होते हैं। तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं। देखिए एक कर्क के अंदर इतनी वैल्यू होती है, कितना अर्ग होंगे 1000 की 3 जीरो, मीटर सब सेंटीमीटर में जाएंगे तो क्या होगा 100, यहाँ पे 2 है यानी कि उसकी 4 जीरो, यानी 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। एक जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग हो सकते हैं। एग्जामिनर जो होता है वो कहीं से भी पूछ लिया जाएगा कि एक जूल के अंदर वस्तु के अंदर कितना बल लगता है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर अप करता है, एक जूल के अंदर वस्तु का भार कितना होगा, और वो पूछ लेगा कि एक कर के अंदर उसकी उसकी वैल्यू क्या होगी, और वो ये भी पूछ लेगा कि एक जूल के अंदर कितने अर्ग होंगे। तो आपने देखे 4 चीज को हमने अच्छे से यहाँ पे समझ लिया मैथमेटिकल टर्म में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी के ऐसी क्वेश्चन लगे हुए आ जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है और आपके 2 नंबर में भी ये आ सकते हैं वाले पैटर्न से, और ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन देन द वर्क डन इज नो एज 1 जूल। यानी कि 1 जूल कार्य करने के लिए उसके अंदर हमने अभी समझा है कि 1 न्यूटन का ही क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, और 1 मीटर का इसके अंदर विस्थापन करता है। तो कह सकते हैं 1 जूल वस्तु की वह इकाई है जिसके अंदर जो हमारा बल लगता है वो विस्थापन की दिशा में ही होता है। ठीक है ना। ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, हम देखते हैं वस्तु आगे चली गई, तो जो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो गई सेम, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई सेम ही हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, वर्क डन व्हेन अ फोर्स मेक्स सम एंगल विद डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट। बच्चों कभी अब हम कुछ नई चीज देखेंगे। मान लीजिए एक पाथ है और यहाँ पर एक टोय कार खड़ी हुई है। अब हम जानते हैं कि वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ से इसी डायरेक्शन में होगा। पर अगर मान लीजिए आप फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से, एक बच्चा है ये खड़ा हुआ है, क्या काम करता है, ये फोर्स तो लगा रहा है यहाँ से, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आगे की साइड होगा। तो हम क्या देखते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया जिसे हम थीटा से डिनोट करेंगे। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड थीटा। तो हम उसे थीटा से लेट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, हमारा वर्क क्या था, एफ था, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं थीटा एंगल क्रिएट हो गया, तो हम इसे कोस थीटा से डिनोट करेंगे। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया वर्क का, वर्क इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है ना, कि जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल बनेगा तब हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। और जो हमारा वर्क होगा, अब हम देखते हैं कि जो हमारा वर्क होगा वो मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी नेगेटिव भी हो सकता है, और मे बी जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना, जो हमारा वर्क होगा तो मैं कह सकता हूं कि वर्क क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव हो सकता है, मे बी नेगेटिव हो सकता है, और मे बी जीरो भी हो सकता है। आइए समझते हैं कैसे कैसे वो होगा और किस तरीके से हम उसे वैल्यू को अप्लाई करेंगे जब हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब हमारी वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब हमारी वैल्यू जीरो होगी यानी कि शून्य होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। बच्चों अब हमारा पॉजिटिव वर्क कब होगा, घनात्मक। सबसे पहला है पॉजिटिव वर्क, और ये हमारा घनात्मक कार्य कब होगा, देखो इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो, जब भी हमारी कोस थीटा की वैल्यू जीरो होगी तब हमारा कार्य क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि घनात्मक होगा। ठीक है ना। अब हमारा थीटा कैसे होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, यानी कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और वो विस्थापन कवर अप करेगा बट डायरेक्शन आर सेम, डायरेक्शन क्या होगी सेम ही होगी, यानी कि फोर्स भी एक डायरेक्शन में हो और एस भी एक डायरेक्शन में हो, तब हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। क्लियर। अब कैसे, कुछ सेट ऑफ एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं ऐसा कब होगा। मान लीजिए घोड़ा गाड़ी, अब घोड़ा क्या काम करेगा, आगे की तरफ फोर्स लगाएगा और उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा आगे की तरफ। तो हम क्या देख रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है
सेम डायरेक्शन, तो हमारे थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0। और जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो हमारा थीटा क्या बन जाएगा cos 0। cos 0 क्या होता है हमारा 1 होता है। देख लीजिए, हमें लिख देता हूं कि जब भी cos 0 हो जाएगा हमारा cos थीटा क्या होगा 0, तो cos थीटा 0 कौन से एंगल पे होता है, वैल्यू क्या होगी उसकी 1 होगी। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा WFS1। तो फोर्स देगा एस देगा, निकाल देना वर्क। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा नेगेटिव वर्क कब होगा, यानी कि ऋणात्मक कार्य इफ थीटा इज 180 फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि थीटा की वैल्यू 1, जब थीटा की वैल्यू जब भी 180 होगी तो हमारी वैल्यू क्या होगी ऋणात्मक। कैसे, जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ, तब हम क्या देखते हैं यहाँ पे 180 का एंगल क्रिएट हो गया। डी में नहीं देखते हो आप कि पूरा क्या होता है 180 का। जब भी हमारी कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी 180 होगी, तो वो क्या होगा ऋणात्मक होगा। कैसे, क्योंकि cos 80 की वैल्यू क्या होती है -1। अब W इक्वल्स टू FS आप क्या लिखोगे -1। अब जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे वो तो माइनस में ही आएगी हमारी। जैसे कि मान लीजिए 5 गुणे 2 गुणे -1, तो 5 2 10, 10 की -1 में करोगे तो -10, तो वर्क बराबर क्या हो गया -10। तो हम क्या देखते हैं हमारा नेगेटिव वर्क हुआ। सेट ऑफ एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। मान लीजिए देखो एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन घुमाने के लिए ना वो आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें देंगे। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, आप क्या कर रहे हो फोर्स लगा रहे हो, पुलिंग कर रहे हो, तो वो मोशन कर रही है इस साइड की तरफ। पर वो क्या है हमारे जो हमारी जमीन है उस प्लेटफॉर्म में अर्थ के संपर्क में है, तब हम क्या देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, घर्षण बल। तो घर्षण फोर्स तो फोर्स के विपरीत दिशा में लगता है, और घर्षण बल हमेशा क्या निकलता है नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन में अगर देखने लग जाए घर्षण बल तो हमारा वर्क नेगेटिव ही होना है। क्योंकि हमारा फोर्स भी जब उस टाइम पे हमने पिछली मोशन के चैप्टर में जब न्यूमेरिकल लगाए थे, तो जब भी घर्षण बल निकालने में क्या रहा था नेगेटिव ही आ रहा था। पर अगर हमारे इस वाले चैप्टर के अंदर घर्षण बल दे दिया, फ्रिक्शन फोर्स दे दिया, तो हमारा वर्क क्या होगा माइनस में ही आएगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। सेट ऑफ एग्जाम्पल बहुत सारा लिख सकते हो ऐसे, जब हमारा फोर्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में, बल और विस्थापन अलग अलग डायरेक्शन में हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा जीरो वर्क कब होगा, यानी कि शून्य कार्य कब होगा, इफ जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तब हमारा वर्क क्या हो जाएगा शून्य है। कैसे, जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कैसे, जैसे कि मान लीजिए देखो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो W इक्वल्स टू FS। जब कोस हमारा जब 90 बन जाएगा तो वो कैसे हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वर्क की वैल्यू जितनी भी निकलेगी क्या आ जाएगी 0। अब थोड़ा सेट ऑफ एग्जांपल समझ लेते हैं कि कोस हमारा 90 कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल करते हैं, कुली होता है, तो कुली क्या काम करता है अपने सर पे बैग रख लेता है, तो हम क्या देखते हैं जो उसका फोर्स होता है वो तो ऊपर की तरफ लग रहा, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स तो लग रहा ऊपर की तरफ, पर डिस्प्लेसमेंट वो आगे को करते रहता है। तो हम क्या देखते हैं 90 का एंगल बन गया, ये देखिए 90 का बन गया, तो हमारा cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो वर्क क्या हो जाएगा 0। कुछ और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हाँ कुछ हमारा जैसे कि एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, पढ़ाया था मैंने। मान लीजिए आप क्या काम करते हो, आप कुछ ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगाते हैं ऊपर की साइड, पर सेंट्रीपिटल फोर्स आपको बार बार यहाँ खींच लेता है। जब आप घूमते हो तो आपको एक डायरेक्शन मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है जो लगता है वृत्त के केंद्र से। तो हम क्या देखते हैं 90 का एंगल बन गया, आप फिर यहीं पे फोर्स लगाओगे पर सेंट्रीपिटल फोर्स आपको दोबारा खींच लेगा, फिर 90 का एंगल बन गया, आप फिर यहाँ पर फोर्स लगाओगे, फिर सेंट्रीपिटल से आपको दोबारा खींच लेगा, फिर 90 का एंगल बन गया, फिर आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे फिर दोबारा खींच लेगा। तो हम क्या देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या काम करती है हमारी 90 का एंगल क्रिएट कर देते हैं। तो हमारा cos 90 क्या होता है 0, तो वर्क बराबर क्या होता है 0, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, चलिए बच्चे कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं हम जितना हमने अब तक सीखा है। चलिए पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर। यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का क्या लगाते हैं बल लगाते हैं, और वो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट को वो करती है। तो वो कार्य पूछ रहा है कि इसका कार्य क्या होगा।
और 10 मीटर अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क, और डायरेक्शन क्या उसकी परपेंडिकुलर है। चलिए बताइए क्या होगा। अब बहुत से बच्चा कर रहे होंगे W इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय S, तो वर्क निकल कर आ जाएगा, है ना। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 50, वर्क बराबर क्या हो गया 50 जूल। यही ध्यान से देखिए बच्चे, वो कहना चाह रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अभी मैंने बताया था कि जब भी हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी तब वो 90 का एंगल क्रिएट करेगी। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो वर्क क्या हो गया 0। है क्वेश्चन अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी। जो हम जो वर्क करेंगे वो डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा बताइए, कि किस पे डिपेंड नहीं करेगा हमारा वर्क डन, वो तो फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है। फोर्स क्या होता है वो एम पे भी डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, और ए क्या होता है तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी वी पे भी कर रहा है, टाइम पे भी कर रहा है, तो हर चीज पे कर रहा है। तो वो जो हमारा वर्क डन है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, सोच के बताइए। देखिए हम बताते हैं कि जो जब भी हमारा वर्क डन होगा वो इनिशियल वेलोसिटी पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि इनिशियल पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, मैं खड़ा हूं तो अभी मेरे पे ना ही फोर्स लगा ना ही कुछ लगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करेगा किस पे इनिशियल पे, यानी कि उसकी प्रारंभिक स्थिति पे डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कि जब हमारा वर्क लगेगा फ्रिक्शन पे तो तब वर्क डन क्या होगा, अभी बताया था, सोचिए जल्दी से। अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे बेहतरीन से। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब देखिए जब भी हम किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की दिशा में होगी। फ्रिक्शन क्या काम करेगा, क्या बेटा आजा, तो सब बार बार रोकने के लिए काम करेगा, तो हमारा वर्क क्या होगा नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है फ्रिक्शन लगेगा। तो अगले बढ़ते हैं। 1 जूल वर्क इज सेड टू बी ए डन व्हेन 1 जूल वर्क क्या होता है, तभी पूरा कॉन्सेप्टली समझा मैथमेटिकल टर्म में, कि अगर 1 जूल का कार्य होगा तो 1 न्यूटन का ही बल लगेगा और 1 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट करेगा। सब बता रखा है कि एक अर्ग में कितनी वैल्यू होती है, वस्तु का मास क्या होगा, ठीक है ना। एक अर्ग बराबर होता है हमारा 10 की पावर सॉरी 1 न्यूटन बराबर होता है हमारा 10 की पावर 7 अर्ग के होता है, ठीक है ना। पूरा कॉन्सेप्ट वाइज समझा रखा है। चारों क्वेश्चन पीछे हमने अभी करे हैं और अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी, क्योंकि हमने वर्क कार्य के अंदर फॉर्मूले वगैरह थोड़े से न्यूमेरिकल भी लगा सब कुछ हमने समझ लिया। हमारा नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सबसे अच्छी डेफिनेशन होती है, हर एक बच्चों को इजीली से याद हो जाती है वाली डेफिनेशन। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, सुनो होगी बहुत बार। चलिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि है। इसका एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी, यानी कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है जूल, ठीक है ना। ये भी जूल में निकाली जाती है। जो अब देखिए बच्चों, जो हमारी एनर्जी होती है वो भी हमारी 2 टाइप में देखी जाती है। कैसे, कौन कौन सी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो अब उनके बारे में अच्छे से समझते हैं। पहला जो इसके टाइप है एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझते हैं। चलिए तो देखो एनर्जी के टाइप का जो हमारा एनर्जी है उसके जो 2 टाइप, तो उसका पहला टाइप है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। पढ़ते हैं इसके अंदर, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा वो क्या कहलाई जाएगी काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट और वो मोशन कर रहा है, क्या काम कर रहा है मोशन कर रहा है, वो चल रहा है दौड़ रहा है, और जो उस मोशन के कारण उसके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होगी उसको हम क्या बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, यानी कि गतिज ऊर्जा कहेंगे। किसी भी वस्तु के अंदर अगर मोशन के कारण यानी कि गति के कारण उसके अंदर एक ऊर्जा जनरेट होगी उसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे कि बहुत से एग्जांपल होते हैं, जैसे कि पानी के अंदर तक काइनेटिक एनर्जी, अगर पानी बह रहा है
क्या काम कर रहा है, पानी बह रहा है तो वो मोशन कर रहा है, तो उस मोशन के कारण उसके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होती होगी, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और उसका हम यूज भी करते हैं अपने अपने एनर्जी बनाने के लिए। हम पानी का यूज नहीं करते, जो मशीन बना रखी जिससे बिजली क्रिएट होती है। तुम्हारा हो गया विंड, विंड वाले जो पंखे होते हैं जिससे एनर्जी जनरेट हो रही है, वो भी तो क्या काम कर रही है, मोशन। तो वो मोशन करने से क्या काम कर रही है, एक एनर्जी को उत्पन्न कर रही है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, अब हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी बनता है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 हाफ mv स्क्वायर। आपने बहुत सारे बच्चों ने फॉर्मूला देख रखा है और आप जानते भी होंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। m क्या होता है, इसके अंदर बॉडी ऑफ मास भी होता है, वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब हमसे कभी कभार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम कहता है हमारा संवेग, कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या हमारा रिलेशन है। तो हम देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और तुम्हारा संवेग के अंदर। जो हम रिलेशन देखेंगे तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ये होता है। तो ये कैसे डिस्क्राइब होता है, आइए जरा एक बार देख लेते हैं। देखिए, अब हमारा क्या होता है, हमें पता है कि संवेग बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर। अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, mv स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि mv स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं क्या काम कर सकता, अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं बॉडी ऑफ मास से। तो रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, m से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, m से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब m से m की मल्टीप्लाई हो गई, ये हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2m। अब हमें पता है हमारा mv क्या होता है, p, दोनों पे स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, p स्क्वायर अपॉन 2m। तो मिल गया आपको रिलेशन। तो ये हमारा रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अंदर, यानी कि गतिज ऊर्जा और हमारा संवेग के अंदर, ये हमारा रिलेशन होता है। आइए चलिए नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ते हैं, एनर्जी के सेकंड टॉपिक के ऊपर। देखिए, अब हमारा एनर्जी का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारी ये वाली एनर्जी क्या बात कहती है, किसी वस्तु की स्थिति या उसकी आकार की वजह से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाई जाएगी, हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाई जाएगी। अब जैसे कि कैसे, मान लीजिए ये कोई हमारी वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करता हूं। अब ये वस्तु को मैं यहां ले आता हूं, तो मैं क्या देखता हूं, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके अंदर नीचे एक बल कार्य करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई वस्तु ऊपर जाएगी तो नीचे आएगी, वो नीचे आने पे एक बल लगता है पृथ्वी के सेंटर ऑफ मार्स, जिसे हम कहते हैं mg का बल, यानी कि mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो उस मास पे लग रहा है। और ये वस्तु कुछ हाइट पे होगी, ठीक है ना, ऊपर जाएगी तो ये हाइट को कुछ कवर अप करेगी। देख लीजिए, अब हम इसका फॉर्मूला भी हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी वर्क के बराबर होगी, जो हम कार्य करेंगे, ठीक है ना, वो हमारी किसके बराबर होगी, क्योंकि वर्क करने से ही तो, तभी तो जब हम वर्क करेंगे तो वस्तु मोशन में आएगी, मोशन में आएगी तो उसके अंदर एनर्जी उत्पन्न होगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे, वर्क बराबर किसके होता है, एफ डॉट एस के। एफ बराबर क्या होता है हमारा, एम एज इट इज का एज इट इज, ठीक है ना। अब वस्तु का कोई मास होगा, अब इसके अंदर एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ थोड़ी देर लग रहा है। एक्सेलरेशन हमारा जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है, जब नीचे आएगी तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो हमारा एक्सेलरेशन जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे तो हो नहीं रहा, इसका डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है, हाइट पे हो रहा है, तो ये हो गया एच। तो हमारा डब्ल्यू बराबर किसके हो गया, एम जी एच के, और डब्ल्यू बराबर किसको होता है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, एम जी एच। जब भी हमसे पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोलेगा एग्जामिनर, ये वाला फॉर्मूला लगाना और निकाल के निकलो सर जी, ये रहा उसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट ही निकलेगा आंसर। चलिए, लाइफ में भी इसके आप एग्जांपल बना सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के, जैसे कि काफी सबके आप बना सकते हो बेटा, अगर करना चाहोगे तो क्या कुछ नहीं होगा, हर चीज होगी। फिजिक्स कोई हार्ड थोड़ी ना, फिजिक्स तो एक तरीके का खेल है, आप करने तो बैठो, आपको क्यों नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देखो, मैं खुद बनाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक 5 kg का बैग कैरी कर लिया, क्लियर।
ठीक है। तो मेरा कुछ उसका मास होगा, तो मैंने बता दिया आपको 5 kg का। अब मान लीजिए मैं ग्राउंड फ्लोर से क्या काम करता हूँ, एक अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं ऊपर जा रहा हूँ, और ऊपर जाते समय मैंने फर्स्ट फ्लोर पे 10 मीटर का क्या काम करा, 10 मीटर की ऊपर चला गया, और मेरा उसका बैग बैग कितने करा मैंने, 5 kg का कैरी करा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, तो बस अब मास कितना हो गया 5 kg का, और ग्रेविटेशनल फोर्स रखता 9.8, और मैं किस हाइट पे खड़ा, 10 मीटर की हाइट पे। तो जब आप इन तीनों के मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकलते रहेगी। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही करते रहो और बनाते जितना जितना आप सोचोगे ना, क्रिएट करोगे अपने दिमाग के अंदर कि ये चीज कैसे है, ये चीज वैसे है। जैसे कि हम मान लीजिए कि हमारा एक ट्रेन होती है, ट्रेन के काम कर रही है, इंजन के डब्बे को खींच रही है, तो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो दिमाग चलाओगे तो सब कुछ होगा। हर जगह फिजिक्स है, हमारे आसपास ऊपर नीचे जहां देखना चाहो वहां फिजिक्स है। बस दिमाग थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेट करो, कॉपी पेन ले लीजिए और नॉलेज फील्ड को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, ताकि नई इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहे और आप पढ़ते रहे। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर पावर यानी कि शक्ति। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, पावर। ठीक है ना, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो पावर का हमारा फॉर्मूला भी होता है P इक्वल्स टू W अपॉन T, यानी कि W क्या हो गया, जो आप कार्य करेंगे, T क्या हो गया, उस कार्य में लगाया गया समय, तो वो किसके बराबर होगा, पावर के। अब वर्क डन इज ऑल्सो डिफाइंड एज एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ये कहना चाहता है कि मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो जो आप कार्य करोगे, तो कार्य करने के बराबर आप उसके अंदर अपनी ऊर्जा भी लगाओगे। तो इसीलिए शक्ति और ऊर्जा को जो आप कंज्यूम करोगे उस वर्क के अंदर लगाने के लिए, उसकी खपत या उसकी बढ़ोतरी को क्या कहलाया गया है, पावर कहलाया गया। ठीक है ना। चलिए देखिए कि हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं E अपॉन टी। ई क्या है, हमारी एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो यानी कि ई क्या हो गया, हमारी ऊर्जा खपत। ठीक है ना, ये क्या हो गई, हमारी ऊर्जा खपत, जितनी हमने ऊर्जा उसके अंदर लगाई है, और ये होगा ऊर्जा खपत का समय। तो किसके बराबर होगा, पावर के बराबर होगा, शक्ति के बराबर भी। तो ऊर्जा दे देगा, समय दे देगा, तो तब पावर पूछेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वर्क दे देगा और टी दे देगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। है तो दोनों एक ही, क्योंकि जो आप कार्य करोगे उतना ही आप उसके अंदर ऊर्जा लगाओगे। ठीक है ना, तो है दोनों में बात सिमिलर है। ठीक है ना। तो अब हमारा ये क्या होती है, ये एक ऐसा यूनिट है। ठीक है ना, ये सॉरी इसका इसका SI मात्रक क्या होता है, वॉट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी की यूनिट है, यानी कि ये एक अदिश राशि है। ठीक है ना। कभी कभार हमसे एक एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेगा कि 1 हॉर्स पावर में कितनी कितनी वॉट होती है, यानी कि कितनी शक्ति होती है 1 हॉर्स पावर के अंदर। तो आप बता दीजिए कि 746 वॉट, यानी कि पावर, वॉट क्या हो गई, पावर का सही मात्रक क्या होता है, वॉट। तो आप बता देना कि 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट होते हैं। मल्टीपल चॉइस में आपको रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये एक न्यूमेरिकल है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका मुझे आंसर आप निकाल के दोगे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ। A rickshaw puller pulls the rickshaw by the applying a force of 100 न्यूटन का। बारी बारी से देखते चलेंगे कि उसने हमें क्या क्या दे रखा है। उसने F दे रखा है कितना, 100 न्यूटन का। If the rickshaw moves with a constant velocity in 36 किलोमीटर हावर, कि इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि V दे रखा है, क्या दे रखा है, 36 किलोमीटर पर हावर। कहता है फाइंड द पावर ऑफ रिक्शा ऑफ पुल, यानी कि P पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, P पूछना चाह रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है हमारा, अभी हमने पढ़ा वर्क अपॉन टाइम, और इसमें क्या दे रखा है हमें, FV। तो हम अभी देख लेंगे कि हाँ, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, FS। खोल लिया, अपॉन में क्या है, T। हम जानते हैं, अब हम पे F आ गया पर हम पे V नहीं है, है ना। तो हमारा V क्या होता है, हमारा
डिस्प्लेसमेंट बटे समय क्या होता है, एस अपॉन टी। एस अपॉन टी क्या होता है, वी। तो मैं कह सकता हूं पावर किसके बराबर हो गया, एफ मल्टीप्लाई बाय वी। दोनों आप पे है, आप कैलकुलेट करके निकाल दीजिए। पर उससे पहले आप इस बात का ध्यान रख दीजिए कि जो हमारा वी है, जो हमारा 16 किलोमीटर है, उसे हमें मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप पहले 36 किलोमीटर हावर को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करिए। मीटर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद वी की वैल्यू यहाँ रखिए, एफ की यहाँ रखिए, तो आपको पावर मिल जाएगा। आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। अब आपको ये थोड़ी ना है कि आपको डब्ल्यू भी दे देगा, टी भी दे देगा। उसने तो आपको एफ दे दिया और क्या दे दिया, वी दे दिया। अब हमें पता है कि वर्क क्या होता है, एफ एस। एफ एस नीचे क्या है, टी, और एस अपॉन टी किसके बराबर होता है, हमारे वेलोसिटी के, जो हमने पीछे मोशन के अंदर पढ़ा था। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थोड़े से टफ जरूर होंगे आपके लिए, पर आप इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क में, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। देखिए अब हमारा इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है कोब्रिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की वाणिज्य इकाई। हमारी ऊर्जा की जो वाणिज्य इकाई होती है, यानी कोब्रिकल एनर्जी ऑफ यूनिट होती है, वो होती है किलोवाट आवर। हमारी 1 किलोवाट आवर्स के अंदर होती है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमसे ये भी चीज पूछ लेता है कि रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, यानी कि कोब्रिकल एनर्जी ऑफ यूनिट जिसे हम किलोवाट आवर बोलते हैं, इसके अंदर किलोवाट आवर और जूल के अंदर रिलेशन क्या है। तो 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 1 किलोवाट आवर क्या हो गया, 1 किलोवाट घंटा, जिसकी वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट, यानी कि एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल। 10 की पावर 6 जूल। अब हमसे एक फॉर्मूला डिस्क्राइब होता है, द नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू वॉट मल्टीप्लाई बाय हावर अपॉन 1000। यानी कि आप इससे डेली लाइफ में भी आप बहुत सारे इसके सेट एग्जांपल है। नंबर ऑफ यूनिट के, मान लीजिए आपका मीटर है, तो उसने कितनी यूनिट फूकी, ठीक है ना, कितनी यूनिट उसने खर्च कर दी। तो आप वॉट देख लीजिए और हावर से मल्टीप्लाई, हावर्स लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 1000। ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए आपका बल्ब है 100 वाट का, क्या है, बल्ब है 100 वाट का। आपने बहुत सारे बल्ब देखे होंगे जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लगते हो, पुराने नहीं आते, तो वो जलने वाले बहुत तेजी जलते थे। तो वो क्या कहते थे कि 100 वाट का बल्ब है, घर पे से मत लगाओ। मान लीजिए वो 100 वाट का बल्ब था और आपने उसे 1 घंटा चलाया। 1 घंटे में कितने होते, 60 मिनट होते हैं, डिवाइड बाय ये 100। तो 1 कटी, 1 से 1 कटी, मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 6। तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी आ गई, देखिए, तो हमारी नंबर ऑफ यूनिट कितने निकल कर आ गई इसकी, 6। और आज के टाइम में एक यूनिट कितने की हो रही है, 6-7 रुपए की हो रही है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6×7=42। तो 42 रुपए खा गया ये 1 घंटे के अंदर ये वाला बल्ब। इसलिए मना करते थे कि 100 वाट का बल्ब मत लगाओ पुराने टाइम में। अब तो आपको चल रहे 4-5 वोल्ट के बल्ब चल रहे, तो कम पैसे खर्च करते, इसलिए एलईडी वगैरह चली है, ठीक है ना। पहले अब आप देखिए कि कितने 42 रुपए खा गया वो बल्ब, इसलिए मना करते थे। तो आप अपनी कैलकुलेट इस तरीके से भी, ये अच्छी चीज है, ये हम अपना आगे भी कर सकते हैं, है ना। ये सीखने वाली चीज है, इसको याद रखना बच्चा अपनी जिंदगी में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मान लीजिए। अब बताइए फिजिक्स कहाँ नहीं है, हर जगह फिजिक्स है। मीटर के अंदर, पक्के के अंदर, आप जहां खड़े हो वहां फिजिक्स, हर जगह फिजिक्स फिजिक्स है। मैथ का भी इन्वेंशन फिजिक्स से ही हुआ है। बस मैथ के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 36, तो ये एक मैथ की वैल्यू हो गई। अब मैं लिख दू किलो वॉट हावर, तो फिजिक्स की वैल्यू हो गई। ये डिफरेंस है मैथ और फिजिक्स के अंदर, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब इसके अंदर नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे तो जनरली पूछ लेते हैं इसके बारे में कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, कहता है चेंज ऑफ वन फॉर्म टू एनर्जी इट्स अनदर फॉर्म, द एनर्जी ऑफ इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी यानी कि जिस आप एनर्जी का यूज करते हो उसको रिसाइकिल करना, कि उस एनर्जी को यूज करके दोबारा उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि हम जिस एनर्जी को, मान लो आप बल्ब की एनर्जी को यूज कर रहे हो, आप इसे दोबारा एनर्जी में कन्वर्ट कर दोगे, कैसे, सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये होती है। आइए एक डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा उसके जरिए समझेंगे। देखिए ये हमारा डायग्राम है, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। अब मान लीजिए आपने मोटर चलाई, मोटर चलाने के बाद वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया।
अब आप फिर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमें दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किसके रूप में मिलेगी, डायनामो के रूप में मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी पवन चक्की हो गई, ठीक है ना, वही मैकेनिकल से वर्क करा उसने तो उसने हमें एक ऊर्जा प्रदान करी। जैसे कि वो पंखे नहीं खड़े नहीं रहते, विंड फैन खड़े रहते हैं, वो चलते रहते हैं, तो हमें क्या देता है, वो मैकेनिकल एनर्जी होती चलती रहती है और हमें डायनामो के रूप में हमें एनर्जी देते रहते हैं। हम मान लीजिए हमारा बल्ब है, अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, बल्ब ने क्या करा, ऑप्टिकल एनर्जी निकाली, ठीक है, ऑप्टिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई फोटो सेल के अंदर। जैसे कि मान लीजिए तुम्हारी सूरज की किरण, अपने छत के ऊपर सोलर पैनल लगा लेते हैं ना, तो ऑप्टिकल एनर्जी से क्या मिली हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, आपने लाउड स्पीकर चलाया तो आपको क्या आपने क्या करा, एक साउंड एनर्जी निकाली, ठीक है ना, साउंड एनर्जी निकाली तो आपको किसके रूप में वो मिलती है, माइक्रोफोन्स के रूप में। जैसे कि मैंने अभी लगा रखा है, ठीक है ना, वायरलेस है, पर देख रहे हो कि मेरी आवाज दोबारा ट्रांसफर हो रही है और एक रिकॉर्डिंग बननी है, तो माइक्रोफोन एनर्जी तो हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलती है। तो ये होती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो हमें इसने ऐसे ही हमने ऊर्जा को रिसाइकिल करा, ठीक है, दोबारा और क्या बना, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई, यानी कि विद्युत ऊर्जा बनाई। क्लियर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, ये हमारी कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू है यूनिट की, कि हाँ अगर हम एनर्जी को देखेंगे किलोवाट हावर्स में, तो इसका साइन क्या होता है, किलोवाट हावर, इसकी वैल्यू क्या होती है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल। और हम कैलोरी को देखोगे, इसे कहते हैं हम कैल, और इसकी वैल्यू होती है 4.2 जूल। अगर हम अर्ग को देखें, इसे हम कहते हैं ईआरजी अर्ग, इसकी वैल्यू क्या होती है 10 की पावर 7 जूल। ये भी बता रखा है निकाल के, इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। इलेक्ट्रिकल वोल्ट का होता है, जिसे हम ईवी के साइन से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 जूल। क्लियर, ये हमारी कुछ यूनिट ऑफ एनर्जी है, इसे भी नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए देखिए, हमसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालने के बारे में पूछ सकता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि कुल यांत्रिक ऊर्जा निकालने के लिए भी क्वेश्चन में कह सकता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा प्लस और स्थितिज ऊर्जा को हम प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, कुल यांत्रिक ऊर्जा का। देखिए हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। 101% ये आपके पेपर में आ रखा होगा, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो ऊर्जा का संरक्षित सिद्धांत ये है कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, बल्कि ऊर्जा का स्थानांतरित किया जा सकता है एक से दूसरी जगह पे, यानी कि हम ऊर्जा को ट्रांसफर कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये हमारा ऊर्जा का सिद्धांत है। 101% ये आपके पेपर में आ रखा होगा, आप इतनी सी बात लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा लास्ट टॉपिक है मास एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंस। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन द मास कैन बी ट्रांसफर इनटू द एनर्जी ऑफ वाइस वर्सा। आइंस्टाइन के मुताबिक मास कैन बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ वाइस वर्सा, यानी कि मान लीजिए मेरी बॉडी है, अब मान लीजिए मैं हूँ और मेरे बगल में एक पतला सा लड़का खड़ा हो, तो देखा जाए तो उसके अंदर एनर्जी कम होगी मेरे मुताबिक, है ना। तो जब भी कह रहा है वो कि मास कैन बी ट्रांसफर ऑफ वाइस वर्सा, यानी कि तो जितना बॉडी का मास होगा हम ज्यादा एनर्जी लगा पाएंगे, जितना बॉडी का मास कम हो पाएगा हम कम एनर्जी लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला है एनर्जी इक्वल्स टू mc स्क्वायर। निकालने को कह देगा, तो ये क्या एनर्जी, ये क्या हो गया बॉडी ऑफ मास, ये क्या हो गया लाइट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि लाइट की क्या हो गई वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना। तो इस आप निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर आज खत्म होता है। तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटी। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आती हो, कॉन्सेप्ट पसंद आता हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत, बने रहिए चैनल के अंदर दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए दबा के।